हेलो फ्रेंड्स, मैं नाज़नीन खान आपके अपने यूट्यूब चैनल लो एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज अपन पढ़ेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, जिसमें सेक्शन है 10, सिर्फ 10 सेक्शन है इसमें। अब दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, इसका क्रमांक है 28 और इसको राष्ट्रपति की अनुमति मिली है 20 मई 1961 को और इन्फोर्स डेट है इसकी, ये लागू किया गया था 1 जुलाई 1961 को। इसका उद्देश्य क्या है, इसको बनाया किस लिए गया है कि दहेज लेना और दहेज देना रोकने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया है। अब अपन पढ़ते हैं धारा 1। धारा 1 में बताया गया है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम क्या है इसका, सब क्लोज 1 में बताया गया है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। सब क्लोज 2 है कि इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। सब क्लोज 3 है कि केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इसे लागू करेगी और केंद्रीय सरकार ने 1 जुलाई 1961 को इसको लागू कर दिया है। अब धारा 2 आगे अपन देखते हैं। धारा 2, धारा 2 में डेफिनेशन दी गई है दहेज की। तो दहेज के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो दहेज के अंतर्गत कोई भी संपत्ति जो चल हो या अचल हो, जंगम हो या स्थावर हो, कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति विवाह के पूर्व दी गई हो या विवाह के समय दी गई हो या विवाह के पश्चात दी गई हो। किस किस को दी गई हो, विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को, या विवाह के पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार के या किसी अन्य व्यक्ति को दी गई हो। मतलब ये कि यदि कोई विवाह के नातेदार भी है या कोई अन्य व्यक्ति, जैसे कोई फ्रेंड्स के थ्रू दिलवा देता है या किसी दूर के नातेदार द्वारा दिलवा देता है दहेज, तो उसको भी प्रतिष्ठित कर दिया गया है इस अधिनियम में। या तो ऐसा दहेज देने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दिया गया है या दिए जाने का करार किया गया है, तो वो दहेज की परिभाषा में आएगा। लेकिन जो इसमें मुस्लिम विधि लागू होती है, जैसे शरीयत जिसमें मुस्लिम विधि लागू होती है, उसमें मेहर की जो राशि है वो दहेज के अंतर्गत नहीं आती है। अब स्पष्टीकरण 1 निर्देशित किया गया है। स्पष्टीकरण 2 बोलता है कि मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ वही लगाया जाएगा जो आईपीसी की धारा 30 में बताया गया है। ये हो गई अपनी दहेज की परिभाषा, धारा 2। अब धारा 3 अपन पढ़ते हैं, सेक्शन 3, जिसमें दहेज लेना और दहेज देना और दहेज लेने के लिए दुष्प्रेरण करना, 3 चीजें हैं इसमें कि कोई दहेज लेगा या दहेज देगा या दहेज देने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, उसके लिए पनिशमेंट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर दहेज देगा, उसको दुष्प्रेरित करेगा, वो कारावास से दंडित जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा, और जुर्माना 15,000 रुपये या जो दहेज की रकम है, जो भी अधिक है, जो उसमें या तो 15,000 रुपये या दहेज की रकम जो भी अधिक है, उससे जुर्माने से दंडित किया जाएगा। लेकिन इसमें स्पष्टीकरण बता दिया गया है, परंतु बताया गया है इसमें कि यदि न्यायालय को लगता है कि विशेष कारण है और पर्याप्त कारण है, तो वह लेखबद्ध करके 5 वर्ष से कम का कारावास अधिरोपित कर सकता है। अब इस सब क्लोज 2 बता दिया गया है इसमें कि यदि वधू द्वारा या वर द्वारा कोई भेंट दी जाती है, जैसे रोजमर्रा का सामान है, टीवी, फ्रिज, कूलर वगैरह, ये और मांग के बिना दी जाती है, तो ये दहेज की परिभाषा में नहीं आती है। अब सेक्शन 4 बोलते हैं अपन, 4 पढ़ते हैं आगे। सेक्शन 4 में बताया गया है कि जो दहेज मांगेगा, अब दहेज कोई भी मांग सकता है, वधू या वर, दोनों ही इसमें, वधू या वर, उसके माता पिता या अन्य नातेदार यदि दहेज मांगते हैं। मोस्टली अपन देखते हैं कि यदि वर के ही मम्मी पापा दहेज मांगते हैं, लेकिन इसमें वर के भी या वधू के भी, दोनों के माता पिता या अन्य नातेदार दहेज मांगते हैं, तो उसके लिए दंडित किया गया है, जो 6 माह से कम नहीं होगी, 2 वर्ष तक के हो सकेगी, और जुर्माना 10,000 रुपये तक के हो सकेगा। इसमें भी प्रोविजो बता दिया गया है कि न्यायालय को विशेष और पर्याप्त कारण लगते हैं, तो उसको लेखबद्ध करके वो 6 माह से कम का कारावास अधिरोपित कर सकता है। सेक्शन 4A भी है, विज्ञापन पर पाबंदी। फ्रेंड्स याद रखिए, इसमें अमेंड किया गया है 1986 में, 4A में 1986 में। तो इसमें बताया गया है प्रतिषेध किया गया है विज्ञापन को भी। तो कोई भी वर
वर के या वधू के या अन्य नातेदार की विवाह के फलस्वरूप यदि कोई भी अपने व्यवसाय में, कारोबार में या धन में या कोई भी संपत्ति में या अंश हित का किसी भी उसमें अखबार में, पेपर में, पुस्तिका में प्रस्तावित करता है, प्रपोजल देता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बोलता है कि मेरे बेटे से शादी कर लो या मेरी बेटी से शादी कर लो या किसी अन्य नातेदार से शादी कर लो, विवाह के फलस्वरूप या तो हम कारोबार में आधा हिस्सा देंगे या फिर तुम्हें धन की राशि इतना देंगे। इस संबंध में अगर कोई प्रपोजल करता है किसी भी विज्ञापन के थ्रू तो उसको दंडित किया गया है। और यदि कोई पेपर का जो प्रकाशन करता है या संचालित करता है उसमें उसको विज्ञापन देता है, उस व्यक्ति को भी दंडित किया गया है। मतलब दोनों को, क्या तो प्रस्तावना करता है और जो उसको प्रकाशित करता है या मुद्रित करता है, उन दोनों को दंडित किया गया है इसमें। अब इसका पनिशमेंट क्या होगा? 6 माह से कम नहीं होगी और 5 वर्ष तक के हो सकेगा, या इसमें या जुर्माना 15,000 रुपये तक के दंडित किया जाएगा। अब इसमें भी न्यायालय को अगर ऐसा लगता है कि पर्याप्त और विशेष कारण है तो फिर वो 6 माह से कम का कारावास दंड अधिरोपित कर सकता है। अब 4 हो गई, अपनी सेक्शन 5 पढ़ते हैं। 5 सिर्फ अपना इतना बोलती है कि दहेज लेना और देने के लिए अगर करार भी कर लिया है तो वो शून्य हो जाएगा, इतना ही बोलती है। उसका कोई मूल्य नहीं है, वो शून्य है। दहेज लेने के संबंध में भी यदि कोई करार कर लिया है। सेक्शन 6 में कहा गया है कि जो दहेज है स्त्री के फायदे के लिए होगा। दहेज वो नहीं जो अपन धारा 2 में डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि दहेज वो है कि जो दहेज का संबंध वही लगाया जाएगा जो भेंट जो मांग किए बिना दी जाती है। अगर वो दी जाती है तो वो स्त्री के फायदे के लिए होता है, और स्त्री के अतिरिक्त अगर किसी व्यक्ति ने उसको प्राप्त किया है तो वो न्यासी के रूप में उसको धारित करेगा। लेकिन कब उसको देना होगा? उसको यदि उसने विवाह के पूर्व प्राप्ति किया। विवाह के पूर्व कैसे प्राप्त करता है? जैसे कई इंगेजमेंट में या लगन होते हैं या पत्रिका वगैरह बढ़ती है, उस समय अगर उसने प्राप्त किया है तो विवाह होने के पश्चात 3 माह के भीतर उसको देना है। और यदि विवाह के समय या विवाह के पश्चात उसने प्राप्त किया है तो फिर प्राप्ति के 3 माह के भीतर उसको स्त्री को देना है। और यदि स्त्री ऐसी 18 वर्ष से कम है तो 18 वर्ष प्राप्त होने के, उसने 18 वर्ष प्राप्त कर लिए है, उसके 3 माह के भीतर उसको वो जो दहेज है उसको सौंपना है। अगर यदि सब क्लॉज 2 में बताए गए हैं कि यदि वो दहेज ऐसी उसको देना था, ट्रस्टी के रूप में था वो व्यक्ति, और वो उसको 3 माह के भीतर सौंपेगा, और यदि वो इस बात का अनुपालन नहीं करता है तो वो दंडित किया जाएगा। जो 6 माह से कम नहीं होगा, 2 वर्ष तक के हो सकेगा, और 5,000 रुपये से कम नहीं होगा और 10,000 रुपये तक के हो सकेगा। ये सब क्लॉज 2 बताती है। अब अपन इसे आगे देखते हैं कि जो यदि स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो उसके विधिक वारिसों को वो जो संपत्ति है, जो दहेज है, वो प्राप्त करने से पहले ही उस स्त्री की मृत्यु हो गई है, तो फिर जब उसने स्त्री की मृत्यु हो गई तो उसके विधिक वारिसों को, उसके विधिक वारिस जो भी हैं उसको वो संपत्ति, वो दहेज चला जाएगा। लेकिन यदि उसकी प्राकृतिक कारणों से भिन्न आधार पर उसकी मृत्यु हुई है, 7 वर्ष के भीतर हुई है। प्राकृतिक कारण कैसे होते हैं? प्राकृतिक कारण से भिन्न बताया गया है इसमें। तो प्राकृतिक कारण से भिन्न मतलब जैसे उसको जल के मृत्यु हो गई है उसकी, जैसे अपन 304B IPC में पढ़ते हैं। तो और प्राकृतिक कारण क्या है? जैसे उसको अटैक आ गया है। तो यदि प्राकृतिक कारण से भिन्न आधार पर उसकी मृत्यु हो गई है तब उसको जो संपत्ति है, जो दहेज है, उसके बच्चों को जाएगी। लेकिन अगर बच्चे भी नहीं है तो उसके माता पिता, जो स्त्री है उसके माता पिता को वो ट्रांसफर हो जाएगी, वो अंतरित हो जाएगी, उसको देना होगा। जो ट्रस्टी के रूप में धारण कर रखी है उसकी संपत्ति को, वो उनको देगा। इतना ही बोलती है सेक्शन 6। अब आगे पढ़ते हैं अपन सेक्शन 7। सेक्शन 7 में बताया गया है अपराध का संज्ञान। अपराध का संज्ञान कौन लेगा? तो धारा 7 बताती है तो कोई महानगर मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सा और कोई भी न्यायालय अपराध का विचारण करेगा। विचारण कौन करेगा? महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अपराध का विचारण करेगा। अब इसका ब्रीफ क्लॉज बोलता है कि संज्ञान कोई भी न्यायालय संज्ञान ले लेगा। विचारण कौन कर रहा है? फर्स्ट ए क्लॉज में महानगर मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और कोई भी न्यायालय। लेकिन जो संज्ञान है, कोई भी न्यायालय जब संज्ञान लेता है तो वो संज्ञान कैसे ले सकता है?
है। अपनी स्वयं की जानकारी में न्यायालय को स्वयं को अगर ऐसा लगता है कि दहेज किसी ने मांगा है, लिया है, दिया है या इस अधिनियम से संबंधित कोई अपराध किया है, तो वो स्वयं की जानकारी में भी आने पर भी वो संज्ञान ले सकता है, या पुलिस रिपोर्ट पर भी ले सकता है, या व्यथित व्यक्ति के माता पिता या व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य नातेदार है उसके परिवार पर भी, या सामाजिक कल्याण संस्थान है उसके परिवार पर भी ये संज्ञान कोई भी न्यायालय संज्ञान ले सकता है। अब स्पष्टीकरण 1 में बता दिया गया है कि सामाजिक कल्याण संस्थान कौन सी होगी। तो जो फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि इसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मान्यता दी हो। एक सरकार नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट ने मान्यता दी है वही सामाजिक संस्थान है। केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने ही मान्यता दी है, तो ये मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था है। अब इसका सब क्लॉज आगे देखते हैं अपन। सब क्लॉज 2 क्या बोलता है कि जो सीआरपीसी का चैप्टर है 36 इस पे लागू नहीं होगा। मतलब सीआरपीसी 36 में क्या बताया गया है कि लिमिटेशन, कि कौन सा परिवार किस लिमिटेशन में करना है, किस एक परिसीमा के अंदर अपने को वो परिवार पेश करना है। लेकिन यदि इस अधिनियम में कोई अपराध होता है तो यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, कभी भी अपन परिवार दाखिल कर सकते हैं। ये सब क्लॉज 2 बोलता है। सब क्लॉज 3 बोलता है कि यदि कोई भी पीड़ित व्यक्ति ने कोई अभिकथन किया है तो उस पर कोई अभियोजन नहीं होगा, कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। 8 में क्या अपराध संज्ञेय होगा, अजमानती होगा और अशमनी होगा। अब अपन पढ़ते हैं, देखते हैं 8A वो भी, इसमें भी अमेंड किया गया है 1986 में। फ्रेंड्स ध्यान रखिए 1986 में 3 जगह संशोधन किए गए हैं। एक जुड़ी है अपनी 4A विज्ञापन पर पाबंदी, और उसके बाद अपना 8A सबूत का भार, और 8B दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। ये 3 सेक्शनों में 1986 में अमेंडमेंट हुआ है। तो अब 8A सबूत का भार धारा 3 और धारा 4 के संबंध में है। धारा 3 फ्रेंड्स ध्यान रखिए, धारा 3 और धारा 4 के संबंध में। धारा 3 में क्या बताया गया है कि कोई दहेज मांगेगा या धारा 3 में बताया गया है जो दहेज लेगा, दहेज देगा या दहेज मांगने लेने का दुष्प्रेरण करेगा। और धारा 4 में बताया गया है कि कोई दहेज मांगेगा, इस संबंध में बताया गया है। तो कोई यदि किसी पर आरोप है कि इसने दहेज दिया है या दहेज लिया है या दहेज लेने का दुष्प्रेरण किया है या दहेज मांगा है, तो उसी व्यक्ति पे, आरोपित व्यक्ति पर ही सबूत का भार है कि वो ये सिद्ध करे कि ना मैंने दहेज लिया है, ना दहेज मांगा है, ना दहेज दिया है, ना दहेज लिया दुष्प्रेरित किया गया है। फ्रेंड ध्यान रखिए 2 ही सेक्शन का इसमें सबूत का भार दिया गया है आरोपित व्यक्ति पे, धारा 3 और धारा 4 के अंतर्गत। अब अगले सेक्शन पढ़ते हैं 8B जिसमें बताया गया है दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। तो दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्य सरकार। सब क्लॉज 1 में राज्य सरकार उतने व्यक्ति को जितना वो ठीक समझे दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकेगी, ये बताया गया है। अब इसकी दहेज प्रतिषेध अधिकारी के कर्तव्य सब क्लॉज 2 में बताए गए हैं। सब क्लॉज 2 में उसके कर्तव्य बताए। तो इसके कर्तव्य क्या होंगे कि इस अधिनियम में जो उपबंध बनाए गए हैं उसका अनुपालन करे, और दहेज लेना और देना और मांगना और दुष्प्रेरित करना होना रोकना, और जो राज्य सरकार उसको सौंपे वो कर्तव्य होंगे, और जो साक्ष्य एकत्रित जो आवश्यक हो इस संबंध में इस अधिनियम में वो साक्ष्य एकत्रित करें, यही उसके धारा 2 सब क्लॉज 2 में उसके कर्तव्य बताए गए हैं। अब आगे चलते हैं सेक्शन सब क्लॉज 3। सब क्लॉज 3 में बताया गया है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी को राज्य सरकार पुलिस अधिकारी की शक्ति भी प्रदान कर सकती है। ठीक है, अब आगे अपन सेक्शन है अपनी सब क्लॉज है 4 में बताया गया है कि जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी है उसको सहायता और सलाह देने के लिए राज्य सरकार एक सलाहकार बोर्ड का निकाय का गठन करेगी, जिसमें 5 सामाजिक कल्याण सदस्य होंगे, जिसमें कम से कम 2 महिलाएं होंगी। इतना ही बताया गया है। अब सेक्शन 9 में केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति, और सेक्शन 10 में राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। इसमें जो गवर्नमेंट है दोनों ही इसमें धारा 9 में केंद्र सरकार और धारा 10 में राज्य सरकार नियम बनाती है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई ज़्यादा टफ नहीं है ये एक्ट। 1-2 बार वीडियो देखिएगा और एक्ट रीड कीजिएगा, आपको आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।